हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सब घर पर रह कर ही पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो है हम अभी कक्षा 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम जो है आपको इसी तरीके से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के बुक को रीड करके समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आप इसी तरीके से एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप स्कूल में तो एग्जाम दे ही पाएंगे अच्छे से, और साथ साथ अगर आप किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, स्पेशली साइंस के कंपटीशन में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप जो अच्छे से एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है। और जो जो आपको दिखे ना कि मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप उसे अच्छे से माइंड में रखिएगा और उसे लिखने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें मैं आपको कुछ अंडरलाइन करके अंडरलाइन कर दूंगी, और वो आपको लाइन जो है वो नोट्स के फॉर्म में आपको कॉपी में लिख लेने हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम टाइम में जाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आप जो खुद से नोट बनाएंगे आप उसी का यूज करके एग्जाम में बहुत अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। तो ऐसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज के हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यह पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन कैसे की जाती है, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। क्रॉप मतलब फसल, फसल जो होती है कैसे आप उसका उत्पादन करेंगे, कैसे आप फसल को उगाएंगे, ठीक है, और कैसे आप उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। वो हम इसी चैप्टर में पूरी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Okay, their uncle is a farmer. One day they show some tools like खुरपी, shovel, plough, etc. in the field. तो वो यहाँ पर जो पहेली है और बूझो है, एक दिन वो क्या करती है कि जो होती है अपने अंकल्स के घर जाती है, ठीक है, समर वेकेशन में, ठीक, गर्मियों की छुट्टियों में जो होते हैं वो अपने अंकल के घर जाती है। उसके अंकल जो है एक फार्मर है, ठीक है। एक दिन क्या करती है कि वो देखती है कि वहाँ पे कुछ क्या है टूल्स रखे हुए थे, जैसे कि खुरपी था यहाँ पर, ठीक है, शॉवल था, प्लग था, और भी बहुत सारे यहाँ पर टूल्स रखे हुए थे। और मतलब कि खेत में रखा हुआ था, यानी कि फील्ड में सारे के सारे टूल्स जो था रखा हुआ था, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर ये खुरपी, शॉवल, प्लग क्या है यहाँ पर, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं और इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो बेसिकली जो हम इसका इस्तेमाल जो है खेतों में करते हैं फसल उगाने के लिए, आपको पता होगा कि हम फील्ड में इसका यूज जो है करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ टूल्स थे, ठीक है, जो आपके माइंड में होने चाहिए। इसे आपको नोट नहीं करनी है, जब मैं आपको इस तरीके से हाईलाइट कर दूंगी तब आप उसे नोट कीजिएगा उस पॉइंट को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये एक बूझो है, ठीक है। वो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। वो कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टूल्स होते हैं, ठीक है, ये टूल्स होता है उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो जानना चाहता है कि ये जो औजार दे रखे हैं उनको, जो उनको टूल्स दिख रहे थे ऊपर में, खुरपी थी, ठीक है, और भी बहुत सारे वहाँ पे टूल्स रखे हुए थे, तो वो जानना चाहता है कि इसका जो यूज है वेयर यानी कहाँ, और हाउ कैसे की जाती है, ठीक है। वो यह जानना चाहता है, कौन, बूझो, ठीक है। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। यू हैव लर्नड that all living organism require food. आपको पता होगा बच्चों कि जो हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में कि all living organism require food, जितने भी आपके पास all living organism होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहाँ से यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि all living organism
रिक्वायर फूड। जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है उन सबको फूड की। ठीक है, और आपको पता होगा यह क्यों उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, उसके आगे यहाँ पर प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves। ठीक है, आप यह भी जानते होंगे यहाँ पर कि जो प्लांट्स होते हैं, वह अपना फूड होते हैं खुद ही मेक करते हैं, यानी खुद ही बनाते हैं अपना खाना वो। ठीक है, ये हमने जो है अगर 6 में पढ़ा था, और आपको पता होगा कि वह ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वह ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद ही बना लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं आपको उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या प्लांट्स के अलावा भी कोई और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड जो है खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, प्लांट्स में पता है कि प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, उसके आगे यहाँ पर कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस। यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद ही सिंथेसिस करते हैं, खुद ही उसको बनाते हैं, खुद ही संश्लेषित करते हैं वो भोजन को, देयर ओन फूड। कैसे करते होंगे? सोचिए जरा यहाँ पर कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे अपना भोजन होते हैं खुद ही होते हैं सिंथेसिस करते हैं, खुद ही बना लेते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं ये? तो हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, कि वो क्यों बना लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स की बात कर ले यहाँ पर, या हम ह्यूमंस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना भोजन जो होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। क्यों? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन तो खुद ही सिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो होते हैं वो अपना फूड जो है खुद ही सिंथेसिस नहीं करते। क्यों नहीं करते? ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड जो होते हैं प्राप्त करने के लिए वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चलो उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर शो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो हमें पता है यहाँ पर कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड जो है खुद ही रिक्वायरमेंट है, उनको अपना फूड जो होता है वो खुद ही सिंथेसिस नहीं करते हैं। तो अब सोचने वाली बात है यहाँ पर कि आखिर वो अपना भोजन कैसे गेट करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं अपना फूड। ठीक है, चलिए कैसे प्राप्त करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात है सबसे पहले कि आखिर यहाँ पर जो होता है हमें भोजन की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है, हम भोजन ही क्यों खाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, हम भोजन क्यों खाते हैं? ठीक है, नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्यों खाते हैं भोजन हम खुद। पहले मैं से कलर चेंज कर दूँ 1 मिनट के लिए। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू ऑलरेडी you already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम जो फूड को मतलब खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जो हम फूड खाते हैं उससे क्या होती है ना, एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी का जो है ऑर्गेनिज्म और यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको यूटिलाइज कर दिया जाता है फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज अ डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। यानी कि जब हम भोजन खाते हैं, जो हम फूड को खाते हैं उससे हमें
एनर्जी प्रोवाइड होती है और उसका ऑर्गेनिज्म जो होती है उसका वो यूटिलाइज कर लेती है फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी, अपने बॉडी के लिए होता है। आपको सबको पता होगा जो हम फूड को खाते हैं तो उससे हमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है, अवश्य मिलती है। तो इसका जो यूज की बात करते हैं वो भी बहुत जगह कर लिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो ना एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिज्म को, वो उसका यूज जो है फंक्शंस के लिए, ठीक है, फंक्शन के लिए या डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए या फिर एक्सपेरेशन के लिए उसका वो यूज कर लेते हैं। तो आपको ये लाइन जो है अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। मैं एक बार और अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ से आप जो है यहाँ से आपको ये लाइन जो है बहुत अच्छे से डिनोट कर लेना है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे अपनी नोटबुक में, ठीक है। फिर इसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर We get our food from plants और animals are both। जबकि अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम जो होते हैं अपना फूड जो है प्लांट एंड एनिमल दोनों से ही प्राप्त करते हैं। आप सबको ये पता होगा कि हम अपना फूड के लिए जिस पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, वो आप सबको पता होगा कि हम जो होते हैं फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। उन्हीं से हम अपना फूड प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए आप एक बार फिर से बूझो भैया आ गए, ठीक है। ये रहा आपका दोस्त बूझो, ठीक है। अब यहाँ पर है सिंस, वो कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। वो कह रहा है कि हम सबको पता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है। आप सबको पता है कि हमें भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, हमें भोजन की नीड होती है, ठीक है, फूड की हमें नीड होती है। हाउ कैन वी प्रोवाइड, हम इसे कैसे प्रोवाइड करते हैं फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना पीपल है यहाँ पर, तो आखिर उनके लिए इतना सारा भोजन कहाँ से आता होगा, कहाँ से हमको इतने सारे फूड मिलते होंगे, क्या आपने कभी सोचा है? ठीक है, तो कैसे इतने सारे, हम सबको पता है कि हमारे कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो इतने सारे लोग जो होते हैं, सारे पीपल होते हैं, उनको फूड कैसे प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। ये बूझो सोच कर इसी बारे में टेंशन में है, कितने सारे पीपल हैं इस इन आवर कंट्री में, तो इन सबको फूड है कैसे प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए कोई नहीं, इनका क्वेश्चन का सुलझाने के लिए आपके एक और दोस्त आ गई जिसका नाम है पहेली। पहेली बोलती है यहाँ पर कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड का जो होता है, फूड होती है, उसको एक लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े लेवल पर उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि जब इतने ज़्यादा लोग हैं, पीपल हैं, तो इनके लिए भी क्या होता है कि फूड जो होती है प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल पर, बहुत बड़ी मात्रा में इनके लिए जो होता है भोजन उत्पादन किया जाता है इनके लिए, ठीक है। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। In order to provide food for a large population, regular reproduction, proper मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं फूड के बारे में, तो जैसे कि हमने देखा कि इन आवर कंट्री, तो यहाँ पर होता है हमारे इंडिया में जो होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से उनको इतने सारे भोजन कहाँ से मिलते होंगे, इतने फूड उन्हें कहाँ से मिलता होगा। तो उसका आंसर भोजन, सॉरी, पहले ने दे दिया था, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने अगर मानो कि हमने सपोज दैट कि हमने इतने सारे फूड जो है प्रोवाइड भी कर लिए, ठीक है, प्रोडक्शन भी कर लिया हमने उसका, वही लार्ज पॉपुलेशन थे लोग जो है, मतलब कि इतने ज़्यादा फूड जो हमने प्रोवाइड करवा ली फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, तो उसका कैसे कैसे की जाती होगी तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो है रेगुलर रिप्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इतने बड़े लोगों को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर होता है इसका प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाता है इनको, ठीक है। और उनमें क्या किया जाता है, इन सब का जो होता है, जो भी आपको फूड दिख रही है, इन सब का रेगुलर प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। रेगुलर प्रोडक्शन का मतलब है कि डेली डेली क्या किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। डेली फूड जो होते हैं वो उत्पादन किए जाते हैं, उगाए
जाता है, ठीक है। एंड फूड मैनेजमेंट भी किया जाता है, सॉरी प्रॉपर मैनेजमेंट किए जाते हैं सभी फूड की, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है, यानी कि सभी को बांटा भी जाता है। तो इस तरीके से जो होता है इतनी बड़ी इतने ज़्यादा लोगों को होता है फूड होता है प्रोवाइड करवा पाते हैं, ठीक है। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में। यहाँ पर क्या है कि इसको हम हिंदी में कहना चाहें तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि और प्रैक्टिसेस का मतलब होता है पद्धतियाँ, ठीक है। कि यानी कि अब हम यहाँ पर यह पढ़ेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर का डिस्कवर हुआ, ठीक है, कैसे अचानक से इसका बॉर्न हो गया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर टिल टिल 10,000 BCE people were nomadic। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो लगभग 10,000 BCE जो पीपल थे, यानी कि यहाँ पर जो 10,000 ईसा पूर्व यानी कि ईसवी पूर्व जो लोग होते थे वो नॉमेडिक थे। नॉमेडिक मतलब घुमंतु, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आज से 10,000 ईसा पूर्व पहले, ठीक है, जो है यानी कि BCE ईसा पूर्व पहले जो लोग होते थे, पीपल होते थे, वो नॉमेडिक थे, घुमंतु थे, इधर उधर भोजन की तलाश में घूमते फिरते रहते थे। They were wandering in group from palace to palace in search of food and shelter। वो क्या करते थे, हमेशा एक ग्रुप में पैलेस टू पैलेस, एक स्थान से स्थान तक इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, जो यहाँ पर फूड एंड शेल्टर्स की खोज में मतलब कि निकले रहते थे, यानी कि हमेशा वो ग्रुप में या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैलेस टू पैलेस जाया करते थे अपने फूड के लिए या फिर शेल्टर्स के लिए, ठीक है। शेल्टर का मतलब होता है बच्चों आवास के लिए, ठीक है, कि कहाँ वो रहेंगे, इसके लिए सब वो ढूंढते रहते थे कि हमें क्या भोजन खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ठीक है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। दे ईट रो फ्रूट एंड वेजिटेबल। वो जो थे यहाँ पर रो फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। तो वो क्या करते थे कि कच्चे फूड को, रो फ्रूट को एंड रो वेजिटेबल को खाते थे, और फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया हंटिंग एनिमल नॉट फूड फॉर फूड। फिर उन्हें एनिमल का हंटिंग करना, शिकार करना शुरू कर दिया। तो पहले जो वो लोग थे जो अपना फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरी कर पाते थे, ठीक है, तो वो पहले क्या खाते होंगे, तो वो जो पहले के लोग हुआ करते थे वो रो फ्रूट्स खाते थे, कच्चे फ्रूट खाया करते थे, एंड रो वेजिटेबल्स, कच्चे वेजिटेबल्स भी खाया करते थे। फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया हंटिंग एनिमल फॉर फूड, ठीक है, फूड के उन्होंने क्या किया, जानवरों को शिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेटर दे could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops, thus was born agriculture। और फिर ऐसे करते करते क्या हुआ कि यहाँ पर राइस का प्रोड्यूस उन्होंने करना शुरू किया, यानी कि राइस को उन्होंने उगाना शुरू किया, वेट को उगाना शुरू किया, साथ साथ यहाँ पर अदर फूड होते हैं उनको भी, ठीक है। और इस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर का जो है बॉर्न हो गया, ठीक है, यानी कि उसका जन्म हुआ। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो है फूड का जो है डिस्कवर किया गया, सॉरी फूड का नहीं एग्रीकल्चर का कैसे बॉर्न हुआ, ठीक है, वो हमने इसे पढ़ के हमने जान लिया कि कैसे की गई, ठीक है। चलिए अब हम उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called a crop। बच्चे पहले आप ना इस लाइन को जो है अच्छे से नोटबुक में लिख लो, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया, अभी हाईलाइट भी किया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर सेम काइंड के प्लांट को, जब एक ही प्रकार के पौधे को जो होता है किसी बहुत बड़े लार्ज स्केल पर किसी स्थान के बहुत बड़े जगहों पर जो होता है अगर फसल की जाती हो तो हम उन्हें जो होते हैं क्रॉप कहते हैं। सीधे कहने का मतलब ये है कि जब एक ही प्रकार के, जब सेम काइंड के प्लांट्स को, यानी कि एक ही प्रकार का आपका प्लांट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपका राइस का हो गया और थोड़ी देर बाद जा करके आपका जो यहाँ पर वेट का हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है,
ठीक है। आप अगर राइस की अगर क्रॉप कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो आप बहुत बड़े लेवल पर यानी कि लार्ज स्केल पर जो आप यानी कि किसी स्थान के बहुत बड़े जगहों पर आप जो केवल राइस का ही क्रॉप करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने यहाँ पर राइस उगा दिया और यहाँ पर आपने वेट को उगा दिया या फिर यहाँ पर आपने आलू उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो ध्यान समझना है इस डेफिनेशन को कि क्रॉप किसे कहते हैं। तो ध्यान रहे कि जब एक ही प्रकार के जब सेम काइंड्स के प्लांट्स होते हैं किसी स्थान पर बहुत बड़े लेवल पर उगाए जाते हो तो हम उन्हें क्रॉप कहते हैं। और ये इसका सीधा सीधी मतलब डेफिनेशन था। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के इधर का यहाँ पर कि क्रॉप ऑफ वेट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वेट। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे समझते हैं यहाँ पर क्रॉप ऑफ वेट। अगर आप किसी को यह कह रहे हैं कि हमने दाल की फसलें की हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी को यह कह रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर दाल की फसलें की हैं या फिर वेट की फसल उगाई है, तो कहने का मतलब ये है कि आप यह कहना चाहते हैं कि अगर आप मान लीजिए किसी को आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो है वेट की फसल की है, ठीक है, तो आप यह कहना चाहते हैं कि आपने जो यहाँ पर राइस की फसल की है या फिर किसी की भी मतलब कि यहाँ पर क्रॉप किया है, तो आप जो है एक ही प्रकार के पौधों को बहुत बड़े लेवल पर आप उसे उगा रहे हो। ये मतलब होता है किसी भी एक फसल का मतलब। ठीक है, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर you already know that crop are the different types like cereals, vegetables and fruits। यहाँ पर क्या होता है कि हम पहले से ही जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप होते हैं। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए एंड अदर क्रॉप्स। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके क्रॉप भी होते हैं। फसल जो होती है बच्चों एक ही प्रकार की नहीं होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि आपने कहीं पर वेजिटेबल को उगा लिया, कहीं पर फ्रूट्स को कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग क्रॉप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रॉप जो होता है केवल एक ही प्रकार के नहीं होते, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। These can be classified on the basis of the season in which they grow। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप होते हैं उन सबको क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। सीजन यानी कि मौसम के आधार पर। ठीक है, मौसम के आधार पर जो है आपके फसल जो थे, आपके क्रॉप जो थे, उनको क्लासीफाई किया गया है। क्योंकि क्या है, आपको पता होगा कि हमारा इंडिया जो है यहाँ पर डिफरेंट कल्चर होते हैं अलग अलग जगहों पर, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे में पता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग सीजन भी होती है। तो अलग अलग सीजन में क्या होता है कि अलग अलग तरीके के हम क्रॉप को उगाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने आलू की ना, ठीक है, आपने आलू किसी खेत में उगाया। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कि आप पूरे साल सिर्फ आलू उगाओगे, ऐसा नहीं होता ना बच्चों। कभी हम आलू उगाते हैं तो कभी बैगन को उगाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से कह रहा है यहाँ पर कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप होते हैं उन सबको भी डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। इंडिया इज अ vast country। The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। ठीक है, आप सबको पता होगा हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। आपको हमारा इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लाइमेटिक जो है यहाँ पर कंडीशन, ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, साथ साथ रेनफॉल जो है वो अलग अलग है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया भले ही इतना बड़ा हो, लेकिन इन सब की अगर हम बात करते हैं जगहों के बारे में, तो सभी कंडीशन अलग अलग है। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पर क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग है। तो यानी कि सब अलग अलग होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर, तो आपको पता होगा यहाँ पर कि जैसे कि हमारा दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है, अभी यहाँ पे बहुत सारी गर्मी हो रही है ना। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी। ठीक है, वैसे ही क्या होता है अगर हम इस समय की बात करते हैं तो क्या होगा कि कभी हमारे इंडिया में जो होता है कहीं कहीं जगह होती है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कहीं पे गर्मी बहुत कम होती है, कहीं पे बर्फ गिरती है, तो कहीं पे पानी ही भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है।
ठीक है। कहीं पर तो ऐसा है कि कहीं पर पानी है, कहीं पर नहीं है, यानी कि अलग-अलग कंडीशन हमारे इंडिया में, ठीक है। और इसी बेसिस के आधार पे क्या होता है कि अलग-अलग जो होते हैं फसल भी उगाए जाते हैं। देखते हैं क्या कौन-कौन से फसल है। Accordingly, there is a rich variety of crop grown in different parts of the country. ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो होते हैं फसल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनका ग्रोन भी अलग अलग होता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद, बच्चों डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार, इतने इतने सारे आप रूप देखते होगे अलग अलग अलग, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली यहाँ पर टू ब्रॉड से क्रॉपिंग की गई है पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे जो फसलों को जो हमारे पास जो क्रॉप होती है और उसको क्या किया गया है, टू पार्ट्स में जो है बेसिकली मोटे तौर पर उनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला देखते हैं कौन सा। तो आपको यहाँ पर अच्छे दिख रहा होगा ये ब्लैक पेन में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खरीफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो क्रॉप्स है उनको बेसिकली टू पार्ट डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट है यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स और दूसरा आपको याद रखना है रबी क्रॉप्स, यानी कि ये दो तरीके के आपके क्रॉप होते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स के बारे में। तो यहाँ पे है कि द क्रॉप्स which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crops. तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स जो होता है वो होती है वह क्रॉप्स जिनको जो होते हैं हम रैनी सीजन में, यानी से हम उसको उगाते हैं तो उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वैसा क्रॉप जिनको रैनी सीजन में यानी कि वर्षा वाले मौसम में उगाया जाता हो उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में जो रैनी सीजन जो बेसिकली होती है वो होता है हमारे इंडिया में जनरली, हमारे इंडिया में जो होते हैं बारिश जो होता है रैनी सीजन हमारे इंडिया में जो होती है वो जून से सितंबर तक होती है, यानी कि जून टू सितंबर के बीच का जो टाइम होता है ना उन्हें कहते हैं रैनी सीजन, क्योंकि इनमें बारिश जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और आपको पता ही है कि खरीफ क्रॉप्स जो है उन सीजन में उगाते हैं जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है। हमारे इंडिया में जून से सितंबर तक बारिश होती है। तो इस तरीके से खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं हम ऐसे स्थान पर उगाते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो आप इसको ऑनलाइन कर लीजिए। खरीफ क्रॉप्स को द क्रॉप व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ओके। एंड द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो आपको अच्छे से रट लेना है कि खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल विद एग्जांपल्स के साथ। देखते हैं हम खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर, जैसे कि पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गया, सब क्या है ये सब खरीफ क्रॉप्स एग्जांपल है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं उसके आगे रबी क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। रबी क्रॉप्स पढ़ेंगे अब हम यहाँ पे कि द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो अब आपको ध्यान रखना है कि वह क्रॉप्स जिनको जो हम विंटर सीजन में उगाते हैं, जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं यहाँ पर रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स जो होता है आपकी जो होता है ज़्यादातर हमारे इंडिया में जनरली जो होता है वो होता है अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच का जो टाइम होता है उसमें हम उनको जो हम विंटर सीजन कहते हैं और विंटर सीजन में हम जो है रबी क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आपके पास वेट हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, वेट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो जो कि रबी क्रॉप्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप ये लाइन नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, विद एग्जांपल्स, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। Besides these, pulse and vegetables are grown during summer
at many places। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आप अगर आप पल्सेस की बात करते हैं या वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो इन सबको जो है हम ड्यूरिंग सीजन में इसका ग्रो होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, किसी भी क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए जो होता है कुछ यहाँ पर स्टेप होते हैं, इनको फॉलो करना जरूरी होता है। इससे पहले आपके फिर से एक दोस्त आ गए बूझो, ठीक है, वो कुछ कह रहे हैं यहाँ पर कि why paddy cannot be grown in the winter season। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि पैडी जो होती है हम उनको विंटर सीजन में ही क्यों नहीं उगा विंटर सीजन से क्यों नहीं उगा सकते, यानी कि ठंडी वाले मौसम में यानी कि विंटर सीजन में हम पैडी को क्यों नहीं उगा सकते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बच्चों की यहाँ पर जो पैडी है आपका एग्जाम्पल, ये आपका खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, और आपको पता होगा खरीफ क्रॉप्स को हम किसमें उगाते हैं, रेनी सीजन में। तो हम इसको विंटर सीजन में तो उगा नहीं सकते, लेकिन क्यों नहीं उगा सकते हम इसको, तो यहाँ पर जो आपकी एक और दोस्त आ गई जिसका नाम पहली, वो एक अच्छा सा आंसर दे रही है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी को होती है बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसी वजह से हम इनको रेनी सीजन में उगाते हैं और हम इनको पैडी को जो यहाँ पर विंटर सीजन में नहीं ग्रो करवा सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाता है कि पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते, हम उसको रेनी सीजन में क्यों उगाते हैं, तो आप इसका अच्छा सा आंसर दे सकते हैं। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं सेवरल एक्टिविटीज, बहुत सारे उनको एक्टिविटीज करने पड़ते हैं एक फार्मर्स को, और अभी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, समय के अनुसार जो होते हैं, जब भी एक किसान व्यक्ति होता है, कोई फार्मर होता है, उनको यहाँ पर जो है क्रॉप को उगाने के लिए होता है उनको सेवरल एक्टिविटीज करने पड़ते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम पर। ठीक है, बिल्कुल समय पर उनको करना पड़ता रहता है वो सारे काम। कुछ स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करते हैं कौन, फार्मर। देखते हैं वो कौन कौन स्टेप है आगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर है, you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। ठीक है, देखिए बच्चे वो वही कह रहा है यहाँ पर कि हम सबको पता है, यहाँ पर हम जानते भी हैं कि जो यहाँ पर ये एक्टिविटी जो किसान जो फार्मर जो फॉलो करते हैं वो एक्टिविटी होती है बिल्कुल सिमिलर होती है जिस तरीके से गार्डनर होते हैं। ठीक है, या फिर आप जो गार्डनर जो होते हैं एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए करते हैं अपने घरों में। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पर जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि जिसको हम हिंदी में सजावटी पौधे कहते हैं, उनकी जो हम देखभाल जो करते हैं, जो हम उसकी केयर करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि एक किसान फॉलो करता है। और इसी वजह से क्या होते हैं कि हमारे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छे उगते हैं, हमें पता होगा इसके बारे में। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं कि these activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करके जो हम यहाँ पर जो है अपने घरों में भी हम नॉर्मली इसको उगा सकते हैं, या फिर आपको फसल करनी है, अगर आपको क्रॉप को उगाना है तो आपको ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास कौन से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, पहले मिट्टी तैयार की जाती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या किया जाता है, सॉइल को प्रिपरेशन की जाती है, यानी कि मिट्टी को पहले तैयार किया जाता है फसल उगाने के लिए, यानी कि क्रॉप करने के लिए। ठीक है, दूसरा सोइंग करनी पड़ती है, यानी कि आपको खेतों में बीज डालना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आपके पास स्टेप होती है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यानी कि आपको खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स और आपको मैन्यूर डालना पड़ेगा खेत में। ठीक है, खाद और उर्वरक जो होता है आपको खेत में यानी कि फील्ड में देना पड़ेगा।
फोर्थ स्टेप जो होती है वो होता है इरिगेशन, यानी कि खेतों में आपको, फील्ड में आपको पानी देना पड़ेगा, इरिगेशन करनी पड़ेगी आपको। फिफ्थ स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है। यानी कि प्रोटेक्टिंग वीड्स का मतलब होता है बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे खेतों में क्या होते हैं कि हमारे जो पौधे होते हैं उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते, तो उनको क्या करते हैं फार्मर उसको खेत से निकाल देते हैं। या फिर कुछ पक्षियों होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं जिससे क्या होता है फसल को बचाना होता है, तो वो आपको करनी पड़ेगी इरिगेशन के बाद, ठीक है। छठा आपके पास जो स्टेप होती है, सिक्स स्टेप जो है वो है हार्वेस्टिंग करना, यानी कि अब आप जो है यहाँ पर क्रॉप की हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे। और जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है स्टोरेज, और अब आप जाकर के उसको, उस क्रॉप को जाकर अब आप स्टोरेज कर सकते हैं। तो किसी भी हमारे पास जो अगर आपसे पूछे जाते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ फर्स्ट से बता देंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग, थर्ड इज एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फोर्थ स्टेप है इरिगेशन, फिफ्थ स्टेप है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स है हार्वेस्टिंग, और सेवंथ है स्टोरेज, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि ये सारे के सारे स्टेप है जो आपको एक किसान के द्वारा फॉलो किए जाते हैं या फिर एक गार्डनर के द्वारा, तो ये सब आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और इन जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ठीक है, इन सब के बारे में जो है, जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, हम इन सब के बारे में डिटेल में एक एक पॉइंट को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और अब आपके इसके आगे जितने भी हमने स्टेप भी पढ़ा है ना, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है, अगले सेशन के वीडियो में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम वीडियो को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब, लाइक या फिर कमेंट या शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बच्चों।